In the stillness of the night. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ रमज़ान के लिए बेसिक सी प्रिपरेशन जो कि हर घर में ईज़िली हो सकती है। और ये प्रिपरेशन ना ख़ास तौर पर उन मॉम्स के लिए है, उन लेडीज़ के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं पूरे रमज़ान और उनको फिर इबादत करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और अगर आप इस प्रिपरेशन को कर लेंगे तो थोड़ी सी आपकी जो रमज़ान की जो लाइफ होती है ना वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। कोई ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है, बस सिंपल सी प्लानिंग और थोड़ी सी मेहनत से आप अपनी किचन को ना ऑर्गेनाइज बना सकते हैं और अपना जो वक्त है वो कम से कम किचन में बिता सकते हैं। तो आज हम सिंपल सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं तो वो रेडी कर लेंगे। और मैं ना थोड़ा सा लेट हो रही हूँ प्रिपरेशन में, रमज़ान की प्रिपरेशन में। हालांकि मैंने वीडियो बहुत पहले शूट की थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी तो जिसकी वजह से मैं वीडियो ना ही मैं एडिट कर पाई ना ही मैं वॉइस ओवर कर पाई। इमरजेंसी थी थोड़ी सी, इस वजह से तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी वक्त है थोड़ा सा, तो हम थोड़ी सी बेसिक प्रिपरेशन कर लेते हैं जिससे हमें ना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा पूरे रमज़ान। तो सबसे पहले ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लेंगे हम, जो कि रमज़ान में बहुत ज़रूरी होता है और जब भी हमें चाहिए होता है तो हम उसको पील करें फिर बनाएं। तो इससे क्या होगा, जो हमारी रोज़ रोज़ की टेंशन है ना वो कम हो जाएगी। तो मैं ना अपना काम कर ही रही थी और इतनी देर में मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे और तो फिर मैं उनके लिए थोड़ा सा नाश्ता वगैरह लगाने लगी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। अच्छा, जब कोई गेस्ट आता है और उसके पास में ना बैठो थोड़ी देर तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा टाइम चला गया था और उनको नाश्ता वगैरह कराया। थोड़ी देर वो लोग रहे थे, उसके बाद में वो लोग चले गए थे। फिर मैं आ गई थी किचन में दोबारा से काम करने के लिए। तो जो जिंजर गार्लिक मैं बना रही थी उसको मैंने थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया था और क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा था तो फिर मैंने कहा पहले मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो आज ना मैं बना रही थी मटन स्ट्यू। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं मटन स्ट्यू बनाती हूँ। उसके लिए मैंने ये थोड़े से गरम मसाले लिए थे और ये जो प्याज था ये लिया था, इसको मैंने ऐसे स्लाइस में कट कर लिया था और जिंजर गार्लिक लिया था चॉप किया हुआ, साथ में मैंने टमाटर लिया था। अच्छा, मैं टमाटर तब डालती हूँ जब मेरे पास में दही नहीं होता है। अगर दही होता है तो फिर टमाटर नहीं डालती हूँ, क्योंकि टमाटर डालने से ना थोड़ा सा कलर उसका डार्क हो जाता है और जो स्ट्यू बनता है खड़े मसाले का मटन स्ट्यू, तो वो ना थोड़ा सा लाइट कलर में ही अच्छा लगता है। तो मेरा ना बहुत सिंपल सा तरीका है, उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले जो मस्टर्ड ऑयल है उसको गरम कर लिया था अच्छे से और उसके बाद में मैंने उसमें थोड़ा सा प्याज, मतलब थोड़ा नहीं सारा प्याज डाल दिया था जितना मैं यूज़ कर रही थी। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला था ताकि जो प्याज है ये जल्दी से कुक हो जाए। फिर आप ना इसमें मटन शामिल कर दीजिएगा और जो जिंजर गार्लिक चॉप करके रखा था वो भी डाल दीजिएगा इसमें। और जो खड़े मसाले थे ना, साबुत खड़े मसाले, तो वो डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें ना पिसे हुए गरम मसाले वगैरह नहीं जाते हैं, साबुत मसाले ही सारे जाते हैं। और इसकी ना अच्छे से भुनाई कर लीजिएगा। मटन में एक थोड़ी सी स्मेल आती है एक अजीब सी, तो जब आप अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे ना तो फिर वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन और कोरिएंडर डालती हूँ, जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। उसको ना पहले मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, फिर हल्का सा क्रश कर लेती हूँ। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम स्टू बनाते हैं। तो अगर आप नहीं डालते तो एक बार डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा।
और इसको ना मैंने हल्का सा एकदम मोटा मोटा सा कूट लिया है। और इसके बाद में मैं ये जो मसाले मैं तैयार कर रही हूँ ये डाल दूँगी जब मटन अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है वही रोस्टेड क्यूमिन और कोरिएंडर, साथ में थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर लिया है और कुटी हुई लाल मिर्च ली है और मैंने थोड़ा सा नमक लिया है। नमक आप अपने ना टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। एनीवेज़ आपको मेरा गला ना थोड़ा-सा बैठा-बैठा सा लग रहा होगा, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ आज इस बार मेरी जो मतलब इम्यूनिटी थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर टाइप की लग रही है, क्योंकि थोड़ा-सा भी मौसम चेंज होता है ना तो मेरा गला ख़राब हो जाता है, खाँसी वग़ैरह आने लगती है, तो वही मेरे साथ में प्रॉब्लम लगी हुई थी, इसलिए मेरा गला थोड़ा-सा आपको मेरी जो वॉइस है ना थोड़ी-सी मोटी-मोटी सी आ रही होगी। एनीवेज़ मैंने ना अब इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर दिए थे और इसमें कुछ भी मैं ऐड नहीं करूँगी, कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मैं इसमें सीटी लगा दूँगी। 2 से 3 सीटी लगानी है आपको, डिपेंड करता है कि आपका जो मटन है वो कितनी देर में गलता है। तो यहाँ पर इसी तरह से ये जो मसाला है भुन भी जाएगा और मुझे पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर बाद में देखती हूँ अगर ज़रूरत हुई तो फिर मैं थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी। साइड में मैंने ना चावल भी रख दिए थे स्टीम बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं स्टीम राइस बनाऊँगी। और ये देखिए जो मैंने ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी। मतलब आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं ऐड करना है, रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल ऐड कर देना है, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आप ना एक क्लीन बॉटल, ग्लास बॉटल में इसे डाल दीजिएगा और इसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिएगा। तो ये जो ऑयल ऐड किया है ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इससे आपका जो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है ना ये ग्रीन नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा मतलब, और ऐसे ही रहेगा जैसा मैंने बनाया है एकदम फ्रेश। तो या फिर आप आइस क्यूब बना सकते हैं, जैसे आइस क्यूब बनते हैं ना उसके जिंजर गार्लिक के क्यूब्स भी बना सकते हैं फ्रीज़र में रख के, तो वो भी काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो ये मेरा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये पूरी एक बॉटल मैंने बनाई थी और ये मेरे ना पूरे रमज़ान में चलेगी, और अगर कम पड़ेगा तो फिर मैं बीच में बना लूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट ना सबसे ज़्यादा हेक्टिक लगता है मुझे, जिंजर को पील करना वगैरह। हालांकि बहुत सारे टिप्स आप लोगों ने मुझे बताए हैं कि इस तरह से पील करिए, इस तरह से करिए, लेकिन फिर भी टाइम तो लग ही जाता है ना, तो इसलिए मैं ढेर सारा बनाकर रख लेती हूँ ताकि रोज़ रोज़ की टेंशन ख़त्म हो जाए। और रमज़ान में खाना वगैरह तो कम ही बनता है, तो ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। एनीवेज़ यहाँ पर ये जो मैंने चावल बॉयल करने के लिए रखे थे, तो ये देखिए बॉयल होकर थोड़ा सा इसका जो पानी था वो गिर गया था, तो मैं साथ साथ में गैस को क्लीन कर दूँगी ताकि मुझे फिर बाद में इसे क्लीन ना करना पड़े, वरना यहाँ पर अगर कुकिंग हुई तो फिर ये तो जल जाएगा, जिससे फिर मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर ना मैंने पानी जो था इसका बॉयल राइस का, तो वो मैंने निकाल दिया है और इसको मैं ऐसे ही दम पे पकाऊंगी, तो ये बहुत अच्छे से चावल बन जाएंगे। मैं इसी तरह से स्टीम राइस बनाती हूँ और डेली यूज़ में ना मैं स्टीम राइस ही खाती हूँ पानी निकाल कर। तो जब उसका स्टार्च निकल जाता है ना तो फिर वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, मतलब थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा उसका स्टार्च निकाल कर ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रात भी होने लगी थी डिनर बनाते बनाते, और यहाँ पर जो मेरा मटन था ना तो उसमें 2 से 3 सीटियाँ आ गई थी, तो फिर मैंने गैस को बंद कर दिया था। तब तक मैंने सोचा चलो आटा थोड़ा सा गूँध लेते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ना मुझसे काफ़ी दिन पहले पूछा था कि आप कैसे रोटी बनाती हैं मुझे बताइएगा। तो सिंपल सा, कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रही हूँ, ना ही कोई रॉकेट साइंस है रोटी बनाने में। सिंपल सा आपको आटा गूँधना है। मैं थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं आटा गूँधती हूँ और ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूँधती हूँ, मीडियम रखती हूँ। और अगर आप तवे के ऊपर से रोटी बनाते हैं ना, वो जो गैस की आंच पे डायरेक्ट नहीं सेकते हैं, तो फिर आप हल्के हल्के हाथों से ना कपड़े से उसको प्रेस करिए तो रोटी अच्छे से आपकी फूल जाती है। और कभी कभी मैं गैस पर भी बना लेती हूँ डायरेक्ट फ्लेम पर, हालांकि बताते हैं कि वो नुकसान करती है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन सम टाइम थोड़ा सा जल्दी होता है ना तो बना लेती हूँ। क्योंकि अभी मैं जब रोटी बनाती हूँ ना तवे पर, तो मुझे ऐसा लगता है वो वाली रोटी ना थोड़ी सी हार्ड हो जाती है कंपेयर टू जो डायरेक्ट आंच पे सेकते हैं वो वाली। तो बस सिंपल सा तरीका है मेरा। तो खैर यहाँ पर जो मटन था ना वो गल गया था, और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हल्की सी ग्रेवी हो जाए इसमें, क्योंकि राइस के साथ में भी खाना है। और कुकर को बंद कर दिया है और थोड़ी देर के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए और मैं इसे कुक करूँगी, फिर उसके बाद में मैं उसे सर्व कर लूँगी।
हमारे घर में ना 5 से 6 रोटियां ही बहुत होती हैं हम लोगों के लिए, और उसमें से बच भी जाती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो जिसमें आटा आपको रखा हुआ दिख रहा है ना, तो ये जो छोटी सी दलिया बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये ना मेरी फूफी ने बनाई थी। जो कार्डबोर्ड वगैरह होता है ना, उसको पानी में भिगाकर और थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाकर ही बनाई थी। पुराने ज़माने में ना इसी तरह से ये सारी चीज़ें बनती थी, जो क्राफ्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी मुझे लगी थी, तो मैं अपनी फूफी से लेकर आई थी कि मुझे दीजिए, और इतनी क्यूट लग रही थी मुझे, और इतना अच्छा मतलब मिट्टी की खुशबू आ रही थी इसमें, मुल्तानी मिट्टी की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं लेकर आई थी। और मैंने ना सोचा था कि इसमें मैं जो खुशकी होती है, आटा होता है, वो रख कर मतलब रोटी के लिए, तो मैं उसी के लिए इसे यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और मैं ना रोटी बहुत जल्दी जल्दी से फ्लेम पर सेकती हूँ, जिससे रोटियाँ फूल जाती हैं अच्छे से। आप चाहें तो इसे तवे पर भी सेक सकते हैं प्रेस कर करके, लेकिन थोड़ी सी उससे ना रोटी हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी आटा बचा था उसको मैं रख दूँगी एक बॉक्स में, और इसे ढक कर फ्रिज में रख दूँगी। मैं ना फ्रिज में ज़्यादा दिनों तक आटा नहीं स्टोर करती हूँ गूँधा हुआ, क्योंकि ख़राब हो जाता है वो, तो इसलिए मैं इतना ही गूँथती हूँ कि सिर्फ 2 टाइम चले और वो ख़त्म हो जाए। तो ये सुबह इस ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनेगा और ये आटा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं साथ-साथ में क्लीनिंग भी कर लूँगी, क्योंकि जब रोटियाँ बनाते हैं तो इधर-उधर आटा जो होता है वो उड़ के जाता है, तो इसलिए मैं साथ-साथ में क्लीनिंग भी कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मेरा मटन स्टू था वो अच्छे से कुक हो चुका था। अब मैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल दूँगी कटा हुआ, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये जो धनिया है ना, ये एकदम ऑर्गेनिक मतलब मेरे घर की है, मेरे खेत की है, तो ये बहुत अच्छी खुशबू वाली धनिया थी। तो ये देखिए कितना अच्छा मटन स्टू बनकर तैयार हुआ है। एकदम सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनता है। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग बनाते होंगे इसी तरीके से, लेकिन मेरी जो रेसिपी है वो मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दी है। मटन स्टू ना रमज़ान के लिए बहुत परफेक्ट रेसिपी होती है। आप इसे रात में बना लें, डिनर में भी यूज़ कर लें, और सुबह शहरी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है रमज़ान की मेन प्रिपरेशन की, जो कि हमें डेली की डेली करनी होती है अगर हम ये प्रिपरेशन रमज़ान से पहले ना करें, जो कि है दालें वगैरह, चने वगैरह जो हम डेली बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं ना राजमा और छोले और कुछ चने मटर वगैरह पहले से ही सोक करके रख दूँगी, और बाद में इसे बॉयल करके फ्रीज़र में स्टॉक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने राजमा लिया है, और ये करीब 250 ग्राम चीज़ें हैं, क्योंकि डेली डेली सेम सेम चीज़ें तो नहीं बनती हैं ना, एक दिन छोड़ के इस तरह से अल्टरनेट डेज पे बनती हैं, तो फिर वो काफ़ी टाइम तक चलती हैं। तो यहाँ पर जो राजमा और छोले थे ना, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था 2 से 3 बार, क्योंकि इन पर पाउडर वगैरह लगा होता है, केमिकल वगैरह होते हैं, ताकि ये ख़राब ना हो। तो इन्हें अच्छे से आपको वॉश करना है, और उसके बाद में इसमें पानी भर के आपको रख देना है। रात भर के लिए मैं रखूँगी, और सुबह में इसका जो बॉइलिंग वाला काम है वो करूँगी। और अब बारी आती है चने की, तो मैं यहाँ पर आधा किलो के करीब चने लूँगी, और इसको भी अच्छे से वॉश करके इसको भिगा कर रख दूँगी। मुझे ना चने बहुत पसंद है रमज़ान में, चने की चाट वगैरह या बॉयल चने वैसे भी खाने चाहिए, बहुत अच्छे हेल्दी होते हैं, प्रोटीन बहुत होता है इनमें। तो मैं चने बहुत खाती हूँ, साथ में अपने बेटे को भी देती हूँ, तो इसलिए मैं चने थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर सोक कर रही हूँ। और अगर बीच में ख़त्म हो गए रमज़ान में, तो फिर मैं दोबारा से इन्हें सोक करके और बॉयल करके रख लूँगी। इससे ना बहुत ही ज़्यादा टाइम बच जाता है, गैस बचती है, और क्योंकि एक ही बार में आपको बॉयल करके रखना है, और रमज़ान में जब भी आपको बनाना हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं भिगाना, तो फिर वो सही से बॉयल नहीं होते, बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे आपको टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से निकाला और बना लिया। और यहाँ पर मैं ना मटर को भी इसी तरह से धोकर अच्छे से भिगा दूँगी। मटर मैं थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि मैं 2 तरह से इसे बॉयल करूँगी। तो यहाँ पर जो छोले थे वो मुझे लगा कि भीग कर ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ना एक बड़े से बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि ये जब पानी एब्ज़ॉर्ब करते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े से हो जाते हैं।
खैर यहाँ पर अब बारी आती है बड़े की प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर मैं ना वाइट वाली जो दाल होती है माश की, उसको अच्छे से धुलूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पाउडर लगा होता है। और धुलने के बाद में 2 से 3 बार इसे अच्छे से धुलूँगी, फिर मैं इसे सोक कर दूँगी। तो बड़े ना मेरे यहाँ ज़रूर बनते हैं, डेली बनते हैं। मेरे मियाँ जी को भी बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं ये थोड़े ज़्यादा बनाऊँगी, मतलब आधा किलो दाल मैंने ली थी तो वो भिगा दी है। अब बारी आती है चटनी की, जो कि मैं हर साल बनाकर रखती हूँ और वैसे भी मैं बनाती ही हूँ, रमज़ान में क्या बाद में भी बनाती हूँ। तो वो इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है ना, वो मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब इमली ली थी और इसको पानी में सोक करने के लिए रख दिया था, ढेर सारा पानी डालकर। अच्छा, हमारे यहाँ ना इमली नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किलों से ये ढूंढ के मुझे इतनी इमली मिली थी और बहुत महंगी मिल रही है। तो जो लोग भी लखनऊ से ये व्लॉग देख रहे हैं ना, तो मुझे बताइएगा कि ये इमली कहाँ पर मिलेगी, मतलब इमली कहाँ पर मिलेगी। और जो वो सीडलेस वाली होती है मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं, तो मुझे बताइएगा कि इमली कहाँ पर मिल रही है। तो थोड़ी प्रिपरेशन मैंने इस व्लॉग में आप लोग के साथ में शेयर कर दी है। बाकी की जो प्रिपरेशन है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर, तो इसलिए मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस यहीं तक था मेरा ये व्लॉग। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।